हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। मैं शबनम आरा फिर आज आपके लिए लेकर आई हूँ इतिहास। जैसा कि लिखा हुआ है हिस्ट्री का क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हिस्ट्री का जो है क्लास 2 चल रहा है। हम धीरे धीरे करके अपने टॉपिक्स को खत्म कर रहे हैं। पूरा बर्डन नहीं है आप लोगों पर, धीरे धीरे ही पढ़िए लेकिन कंटिन्यू पढ़ते रहिए। बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपनी टॉपिक्स की तरफ। कल तक हमने पढ़ा था लेखन कला। लेखन कला क्या है? आज हम पढ़ेंगे लेखन कला की विशेषता। आइए चलिए देखते हैं लेखन कला की विशेषता यानी लेखन कला प्रणाली की विशेषताएं क्या है। लेखन कला प्रणाली की विशेषताएं क्या है? नंबर 1 में दिया हुआ है कि ध्वनि के लिए किलाक्षर या किलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। लेखन कला में ध्वनि के लिए, कल भी हम पढ़ चुके थे कि लेखन कला में ध्वनि के लिए किसका, तो ध्वनि के लिए कलाकार, किसका, तो कलाकार यानी कलाक्षर या कलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं था, मतलब ना तो अकेला व्यंजन था और ना ही क्या था, स्वर था। मतलब कलाकार या कलाक्षर जो चिन्ह थे वह तो ना तो वो व्यंजन था और ना ही वो स्वर था, मतलब वो अकेला नहीं हुआ करता था। नंबर 2 में है अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे। मतलब अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं। आज भी देखते हैं कि हमारे पास जो ध्वनि है, हमारे पास जो स्वर और व्यंजन वर्ण है यानी वर्णमाला है, उनकी प्रत्येक की ध्वनि क्या होती है, अलग अलग होती है। कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो एक दूसरे से मिलता हुआ है, लेकिन सामान्यतः जो ध्वनियां हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होती है। यहाँ भी वैसी थी कि अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे, जिसके कारण लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। मतलब जो लिपिक था, जो लिखने वाला था, या लिपि यानी भाषाओं को जो रूपांतरित करता था, जो लिखता था क्या, तो अपनी ध्वनियों को जो किस कालाक्षर चिन्ह का प्रयोग करके लिखता था, उसे कई सारे यानी सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। अगला है कि सुखाने से पहले, कल के क्लास में हम पढ़े थे कि लिपिक को क्या कहा जाता था कि लेखन कला प्रणाली एक ऐसी कला प्रणाली थी कि लिखने के बाद उसे सूखने रखा जाता था। तो सूखने कब रखेंगे? जब वो गीला होगा तभी। सूखने कब रखा जाएगा? जब वो गीला होगा तभी। तो सूखने से पहले, यहाँ लिखा हुआ है कि सूखने से पहले इन्हें गीली पट्टी पर लिखना होता था। मतलब सूखने से पहले से क्या करते थे, तो गीली पट्टी पर लिखते थे। जिसको, तो लेखन कला किस लिपि में लिखाई जाती थी, किस चिन्ह के रूप में लिखाया जाता था, तो कलाक्षर या कलाकार लिपि में लिखाई जाती थी। लिखने के लिए कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती थी। मतलब सामान्य व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस लिपि को नहीं लिख पाता था। इस लिपि को लिखने के लिए कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती थी। तो आप लोग इसे नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर 4 है लेखन कला की विशेषता नंबर 4 कि इसमें भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में होता था। मतलब इसकी जो भाषाएं थी वो क्या होती थी, एक विशेष दृश्य के रूप में होती थी। ये इसकी भाषाएं कैसी दिखती थी, तो विशेष ध्वनि को एक दृश्य, विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य के रूप में होता था। मतलब विशेष ध्वनियां क्या होती थी, ध्वनियां एक दृश्य के रूप में होती थी। अगला है हमारा कीलाकार यानी क्यूनिफॉर्म। ये कीलाकार या क्यूनिफॉर्म क्या है, तो यह लैटिन भाषा के शब्द क्यूनिस से लिया गया है। लैटिन भाषा का एक शब्द था क्यूनिस। लैटिन भाषा के एक शब्द क्यूनिस से क्या लिया गया, क्यूनिफॉर्म। क्या लिया गया, क्यूनिफॉर्म। यानी क्यूनिफॉर्म कहाँ का शब्द है, तो क्यूनिफॉर्म लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है, तो क्यूनिस शब्द से लिया गया है। जिसमें क्यूनी का अर्थ क्या होता था, तो छुट्टी। क्यूनी का अर्थ छुट्टी तथा फॉर्मों का अर्थ यानी फॉर्म का अर्थ आकार होता था। छुट्टी यानी क्यूनी का अर्थ छुट्टी और फॉर्मों का अर्थ क्या होता था, आकार होता था। अगला है कि काल क्या है, तो गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है। मतलब मेसोपोटामिया में सबसे बड़ी चीजें दुनिया को क्या दी है, सबसे बड़ी चीजें दुनिया को क्या दी, तो विद्वतापूर्ण परंपरा। किस चीज की, तो गणना और गणित की
विद्वतापूर्ण गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा थी। कि इसने, तो ये मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है कि उसने क्या दिया, गणित और गणना दी। किसको? तो पूरी दुनिया को। इस सभ्यता के लोगों का गुण, इस सभ्यता के लोगों को क्या क्या आता था गणित में, इस सभ्यता के लोगों को क्या क्या गणित में आता था? तो भाग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि, ब्याज। भाग, वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज। भाग, वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या आते थे? तो मेसोपोटामिया के लोगों को ये चीजें आती थी। और सबसे बड़ा जो देन है वो क्या माना जाता है मेसोपोटामिया का? तो गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा। गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा ये किसने दी थी? तो पूरे दुनिया को सबसे पहले किसने दी? तो मेसोपोटामिया के लोगों ने। मेसोपोटामिया के लोगों यानी इस सभ्यता के लोगों का गुण क्या था? गणित में क्या जानते थे? तो भाग जानते थे, वर्गमूल जानते थे और चक्रवृद्धि ब्याज जानते थे। अगला है कि काल गणना के लिए, यानी काल की गणना करने के लिए मेसोपोटामिया के लोग, पीछे देख लिया कि मेसोपोटामिया में क्या है कि वहां गणित और गणना दोनों की प्रचलन थी। लेकिन गणना के लिए उन लोगों ने क्या किया? तो गणना के लिए यहाँ के लोगों ने एक वर्ष 12 महीनों का ये दिया। किसने था? मेसोपोटामिया के ही लोगों ने, कि एक वर्ष 12 महीने का, एक महीने का 4 हफ्ता में, यानी एक वर्ष को 12 महीनों में, उसके बाद एक महीने को 4 हफ्तों में, तथा एक दिन को 24 घंटों में और 24 घंटे को 60 मिनट में विभाजित किया था। ये किसका विभाजन था? ये जो विभाजन है, ये सबसे पहले विभाजन किसका था? तो ये विभाजन मेसोपोटामिया वालों का ही था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने ही इसका क्या किया था? विभाजन किया था। सबसे पहले है कि काल की गणना करने के लिए, यानी काल जानते ही होंगे कि काल का मतलब समय, तो समय की गणना करने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने समय की गणना करने के लिए एक वर्ष का 12 महीनों में, एक वर्ष का 12 महीनों में, एक महीनों का 4 हफ्तों में, तथा एक दिन का 24 घंटों में और 24 घंटे को 60 मिनट में विभाजित किया था। ये विभाजित करने का काम किसका था? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के द्वारा ही विभाजित किया गया था। आगे देखते हैं मेसोपोटामिया के शहरों के प्रकार। मेसोपोटामिया के शहरों के प्रकार क्या थे? मेसोपोटामिया के शहरों के प्रकार क्या थे? तो सामान्य रूप से मेसोपोटामिया के शहरों के जो प्रकार थे वो 3 प्रकार के थे। नंबर 1 में क्या है कि जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए थे। एक शहर वो है कि जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए थे। एक शहर कैसा होगा कि जो मंदिरों के चारों ओर विकसित था। दूसरा शहर कैसा था उसका कि व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुआ। दूसरा क्या था कि व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुआ। पहला यानी एक शहर कैसे थे? तो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए थे, एक तरीके का शहर। दूसरे प्रकार का जो शहर था वो कैसा था? तो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुआ था। और नंबर 3 शहर जो थे वो कैसे थे? तो शाही शहर थे। कैसे थे वो? शाही शहर। तो ये 3 प्रकार के शहर थे। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? तो मेसोपोटामिया के शहरों के प्रकार हो चुके हैं। उसके बाद है कि लेखन कला की विशेषताएं। लेखन कला की इस क्लास में हमने क्या पढ़ा? तो लेखन कला की विशेषता और लेखन कला की विशेषता। उसके बाद है काल, यानी काल पढ़ा। उसके बाद तीसरा हमारा क्या था? तो मेसोपोटामिया के शहरों के प्रकार। ये सभी चीजें हम पढ़ चुके हैं इस क्लास में। फिर मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बना के रखें। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये कंटेंट आपको पहली बार इस YouTube चैनल पे मिल रही है। इस तरीके का क्लास जहां आपको पढ़ाने के साथ साथ NCERT के सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, बिल्कुल जिस तरीके से ऑफलाइन क्लास में करवाई जा रही है। तो आप लोग जुड़ें, हमारे चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद।